हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केवीएस और एनवीएस की इस बार ज्वाइंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल इसकी सॉल्व डिटेल नोटिफिकेशन आई थी, आज इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। क्या क्या मेजर बदलाव हैं, किन किन बातों पर ध्यान देना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर्स क्या होगा, कौन सी वैकेंसीज में कितने पोस्ट हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में आई हुई है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, ईच एंड एवरी चीजों पर बात करने वाला हूं। सिलेक्शन के लिए आपको किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है उस पर भी बात करूंगा। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारा केवीएस है और जो हमारा एनवीएस है, दोनों का एक साथ ज्वाइंट नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या है नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दोनों में ज्वाइंट नोटिफिकेशन है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। फॉर्म की डेट ऑलरेडी आज से, यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात में बात करूं तो 14 नवंबर से फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई है और आप इसे 4 दिसंबर तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब तक फिल कर सकते हैं दोस्त? 4 दिसंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मोटा मोटी एक महीने का समय आपके पास है यहाँ पर, तो डेफिनेटली जाके फिल आउट कर लेना है, ठीक है। लगभग भारत के हर एक स्टेट में ये एलिजिबल है। हर कोई अपने हर जगह सेंटर मिल जाता है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हर एक में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूं तो केवीएस एनवीएस दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। मैं डायरेक्टली जो हमारे सब्जेक्ट हैं, स्पेशली कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में, उस पर चर्चा करता हूं, ठीक है ना। बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन जिसको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दिया हूं, जाके चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं केवीएस में जो हमारा पीजीटी है उसको लेकर के। जी हाँ, देख लीजिए केवीएस की पीजीटी की वैकेंसीज की बात करूं, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो कॉमर्स में कुल मिलाकर के हमें 96 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में 129 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन अपने आप में काफी अच्छा है। दोनों में काफी अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एनवीएस की, अच्छा देखो दोनों का ज्वाइंट होने का फायदा क्या है पता है एक बार? केवीएस और एनवीएस हर बार जब अलग अलग वैकेंसी निकालती थी ना, तो एक कैंडिडेट दोनों जगह जॉब ले लेता था। इससे एक तो सीट खाली रह जाती थी, प्लस जो उसके सेकंड वाला जो डिजर्व कैंडिडेट था वो नहीं ले पाता था। तो इसका फायदा इस बार मिलेगा। मतलब जो सेकंड रनअप रहते थे ना, इस बार उनको अच्छे खासे मौके मिलने वाले हैं। तो यहां पर इस बार सीट में इश्यूज नहीं होगा कि सर आधी सीट खाली रह गई, आधी सीट बच गई, वो इश्यूज इस बार नहीं होने वाला है। एनवीएस की बात करूं तो एनवीएस में भी हमारा जो कॉमर्स है उसमें कुल मिलाकर के हमें 43 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक में बात करूं तो 148। यानी कि अगर ओवरऑल बात करूं मैं, तो हमारा केवीएस और हमारा एनवीएस, अगर दोनों को मैं मिला मर्ज करके बात करूं, तो जो हमारा कॉमर्स है, ठीक है, और हमारा इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी भाषा में भैया, कॉमर्स में हमें 96 पोस्ट देखने को मिल रहा है केवीएस में, और एनवीएस में 43 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक में 129 और 148 पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के 139 और 277, इतने नंबर ऑफ पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में ह्यूज नंबर है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज बहुत रेयरली देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सिंपल सी भाषा में बोलूंगा कि हाँ, अपॉर्चुनिटी तो खैर बहुत अच्छा है, बट सिलेक्शन प्रोसीजर्स पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। क्यों ऐसा? पहले आपको प्री यानी कि टीयर 1 निकालना होगा, देन फिर मेंस यानी कि टीयर 2 निकालना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा। तो 3 हर्डल्स हैं आपके सामने, इन तीनों को जब आप पार करोगे तब आपको जाके सिलेक्शन मिलने वाला है। और तीनों में ऐसा नहीं है कि देखो, कहने को टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, बट मैं रियलिटी बताऊं, क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पर कोई नहीं है। सारे के सारे कॉम्पिटिशन से फोकस सब में करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं डिटेल में समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो पहली चीज समझ लीजिए कि कॉमर्स में कुल मिलाकर के 139 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में कुल मिलाकर के 277 वैकेंसीज है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी है, काफी ह्यूज वैकेंसीज देखने को मिल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। वही बात करूं जो हमारा नन टीचिंग वाला पार्ट है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो नन टीचिंग में भी कुछ कुछ, अच्छा बहुत सारे बच्चों में ये इश्यूज होता है कि सर कॉमर्स वाले में है, क्या हम टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। ना तो आप पीआरटी एलिजिबल है, ना तो टीजीटी एलिजिबल है। पीआरटी के लिए आपको डीएलएड चाहिए, अगर आपके पास बीएड है तो वैसे भी कोई काम का नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज है इसलिए, ठीक है। नन टीचिंग की बात करूं तो नन टीचिंग में केवीएस में हमारे लिए काम का वैकेंसी है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए केवीएस में काम की वैकेंसी है। जो फाइनेंशियल ऑफिसर है उसको लेकर के वैकेंसी निकली है, जिसमें कुल मिलाकर के हमारे पास 5 वैकेंसीज यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन ये एक तरह से बोल सकते हैं जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं उनके लिए काम का है।
ठीक है, मैं डिटेल में जो आपका क्वालिफिकेशन बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। पूरी पूरी क्लियर है ये चीज। चलो एक बार ना क्वालिफिकेशंस को भी देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, किन किन चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं एज की बात करूं, यहाँ पर आप एज में देख लीजिए, सिंपल सी भाषा में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके लिए एज जो है वो 45 साल का दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अगर मैं पीजीटी पर आता हूं तो वाइस प्रिंसिपल हो गए, ये रहा पोस्ट फॉर पीजीटी ग्रेजुएट टीचर। देखो सैलरी काफी अच्छी है, ये बात तो आप सबको पता है। पे लेवल जो होगा वो 8th लेवल है, 47,600 ग्रेड पे से 1,51,100, यानी कि भाई पेमेंट तो सॉलिड होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके हाथ में भैया सिंपल सी बात, 70-80 हजार रुपए आराम से आ जाते हैं, तो पेमेंट बहुत अच्छी बात है। जो एज है वो 40 साल की है, एज जो है वो कितनी है, 40 साल की यहाँ दी गई है। कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ साफ साफ, पीजी आपके पास होना चाहिए आपके सब्जेक्ट से, और वो भी 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, मतलब सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं पीजी चाहिए विद 50% मार्क्स कम से कम, और इसके अलावा आपको बीएड भी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चाहिए, ये दोनों पास आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम अपियरिंग में हैं, हम फाइनल कैंडिडेट हैं, ये हैं। पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते। फाइनल में है या फिर अभी एग्जाम दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्म भरने तक में आप पास हैं या नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीजी प्लस बीएड, अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये कंपलसरी पार्ट है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि सर टीजीटी वगैरह में, अच्छा अब सब्जेक्ट्स पर आ जाते हैं एक बार पहले। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो क्या चाहिए, कुछ नहीं भैया, जिस सब्जेक्ट से आप हैं तो इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स से आपका होना चाहिए। सिंपल सी बात हमें एमए इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए, अगर ये आपके पास है आप एलिजिबल हैं। कॉमर्स वाले बच्चे की बात किया जाए, देखो यहां पर ना कॉमर्स वालों बच्चों में ना एक चीज है, केवीएस और एबीएस दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझ लीजिए। जो केवीएस है वो बोलता है कि भैया आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। बिजनेस जो इकोनॉमिक्स होगा वो अप्लीकेबल नहीं है, मतलब केवीएस के लिए आपको क्या चाहिए, एमकॉम चाहिए। अच्छा बीएड तो सब में चाहिए, ये पहले बता दूं मैं आपको, बीएड तो चाहिए ही चाहिए। ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ किसमें, हमारा केवीएस में। एनवीएस क्या बोलता है कि जो कैंडिडेट है, प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीड अ कंसर्न सब्जेक्ट एट अ ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ये बोल रहा है कि आपका बीकॉम भी होना चाहिए, एमकॉम चाहिए, चाहिए, मतलब जो ग्रेजुएशन है उसमें भी आपको कॉमर्स ही रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जो ग्रेजुएशन होता है उसमें आर्ट्स वगैरह होता है, तो वैसे बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे केवीएस को, एनवीएस को लेकर के। एनवीएस में बीकॉम, एमकॉम और बीएड ये चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा, पीजी विथ बीएड, पीजी में 50% और बीएड में हमें चाहिए पास मार्क्स। इतना तो अगर आपके पास है, आप बहुत आराम से एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और वैकेंसी बहुत अच्छी है। कॉमर्स में कुल मिलाकर के हमारे पास 139 पोस्ट हैं, और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 277 पोस्ट है। तो भैया पोस्ट तो कम नहीं है, मेहनत भी करनी होगी। ठीक है, मेहनत भी करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार टीजीटी के बारे में भी देखा था कि बहुत सारे बच्चों के ना दिमाग में टीजीटी में इश्यूज रहता है कि सर टीजीटी टीजीटी में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो टीजीटी के लिए मैं डायरेक्टली आपको सिंपल सा समझा दूं आपको। आपके पास क्या क्या हो सकता है जिससे आप एलिजिबल हो जाएंगे टीजीटी को लेकर के। टीजीटी में आपके पास क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए 50% में। ठीक ना, जो आपके पास ग्रेजुएशन है वो 50% का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको बीएड चाहिए। ठीक, इसके अलावा आपको बीएड चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन है आपके पास 50% का, बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएशन विथ योर कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब तक आपका सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक फिर दिक्कत वाली बात है। तो भाई कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं होता, हाँ इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए होता है, तो वहां पर ये बेनिफिट्स वो उठा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो टीजीटी की जितनी वैकेंसीज है आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रिगार्डिंग ऑफ टीजीटी। भैया कॉमर्स का नाम कहीं नहीं आता है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक सोशल साइंस है जहां पर जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मौका मिल जाता है, तब ध्यान से यहां पर भी देखिए क्या है, कैंडिडेट शुड स्टडी अ 2 ईयर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, साइंस
एट अ ग्रेजुएशन लेवल, तो हमें ये चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी कॉमर्स वाले बच्चों को ऑप्शन नहीं है। जो अक्सर बच्चे बोलते हैं ना सर सोशल स्टडीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी में नहीं मिलता है मौका। आप चाहे तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशंस को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर पूरी डिटेल में मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंसर्न रहता है कि सर हम लोग ग्रेजुएशन करके बीएड किए हुए अब हम क्या कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पर सिंपल से बताऊं, पीजी करना पड़ेगा। टीचर बनना है तो बस पीजी करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब टीजीटी के लिए सिंपल सी बात वही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पीआरटी में भी भरने का दिल रखते हैं कि सर हम पीआरटी में भर लेते हैं। पीआरटी भी भर सकते हो। क्या चाहिए पीआरटी में वो देख लो। आपके पास ट्वेल्थ होना चाहिए 50%। क्या चाहिए सर? ट्वेल्थ में चाहिए 50%। ये तो खैर सबके पास मिल ही जाता है, लेकिन साथ में आपको बीएड नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको डीएलएड चाहिए। ये खैर म्यूजिक का है, मैं नॉर्मल बता दूं। ये तो खैर म्यूजिक का आ गया। फॉर द प्राइमरी टीचर, हाँ, ये डायरेक्टली यहाँ पर अच्छे से मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 में 50% चाहिए और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? बीएलएड होना चाहिए या तो फिर आपके पास डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड होना चाहिए। ये दोनों में से कोई डिग्री होगी तब आप एलिजिबल होंगे। तो भैया अगर आप बीएड है तब तो फिर आपके पास पीआरटी भी ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए एक बात सिंपल से समझ लीजिए कि आपके पास मौके सिर्फ एक ही हैं और वो है पीजीटी रेगुलर पर। तो कॉमर्स वाले बच्चे तो भैया मेहनत अच्छे से शुरू कर लीजिए क्योंकि यहीं पर से आपके सिलेक्शन की राह बनने वाली है। ये तो हमने बेसिक्स चीजें बात कर ली। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है। मैंने पोस्ट बता दिया, डेट बता दिया आप लोगों को, क्वालिफिकेशंस बता दिया। तो जितनी डिटेल है मैं पूरी की पूरी वीडियो देख लो, थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसके बाद और कुछ नहीं देखना होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। एज रिलैक्सेशन आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना कि 40 साल मैक्सिमम एज था। उसके अलावा जो एसटी एससी वगैरह है उनको 5 साल मिल जाता है। बाकी जो अलग अलग एज रिलैक्सेशन है वो जरूर आप चेकआउट कर लेंगे जिनका भी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर्स का सिंपल सा बात बताता हूं मैं आपको। आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स होने वाली है ना, वो तीन लेयर में होने वाली है। जी हाँ, एक दो लेयर की बात नहीं हो रही है, 3 लेयर की होगी। सबसे पहले क्या आने वाला है? सबसे पहले टीयर 1 आएगा। इसके बाद आपको टीयर 2 मिलेगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं आपके और इन 3 स्टेप से गुजर करके ही आपको आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। तो यहां पर आपको मेहनत भी कड़ी करनी होगी। कौन कौन से स्टेज में क्या क्या आएगा सबसे पहले एक बार वो समझ लेते हैं। ये है हमारा टीयर 1 का सिलेबस। जी हाँ, ये है हमारा टीयर 1 का सिलेबस। देखो इस बार के नोटिफिकेशन में एक चीज तो साफ है, यहां पर सरकार आपसे, आयोग आपसे, यहां पर आपसे ना वैसे टीचर्स को ढूंढ रही है जो कि ऑलराउंडर अच्छे हो। केवल आपके कंसर्न सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए बल्कि अदर पार्ट्स में भी आप बहुत अच्छे होने चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह इस बार थोड़ा सा ना हटा दिया गया क्योंकि आप बीएड में ऑलरेडी पढ़ करके ये सब चीजें आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा जोर इस बार नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, मैं बोल सकता हूं। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स को बढ़ाया जो कि नॉलेजेबल होती है। क्या क्या चीजें होंगी टीयर 1 में, क्या क्या मिलेगा टीयर 1 में आपको? अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग से हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि चलो मैथ बोलते हैं, मैथ से हमें 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। जनरल नॉलेज यानी कि जो जीके जीएस वाला पार्ट होता है हमारा, उससे हमें भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसके बाद लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में एक तो हमारा इंग्लिश कंपलसरी है, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक दूसरा जो लैंग्वेज है ये आपको चूज करना है। ठीक है ना, हिंदी उर्दू बंगाली जो भी आप चूज करें उससे 10 नंबर, कुल मिलाकर के 100 आपके नंबर के एग्जाम होने वाले हैं। इस 100 नंबर के लिए आपको कुल मिलाकर के 2 घंटे का समय मिलने वाला है और 300 मार्क्स होंगे। मतलब ये कि अगर आपने सही उत्तर किया तो भैया 3 नंबर मिलेंगे और गलती किया तो 1 नंबर काट लिए भी जाएंगे। इसको क्वालिफाइंग पेपर बोला गया है। क्या ये सच में क्वालिफाइंग है? मेरे लिए नहीं, क्वालिफाइंग नहीं है, ये स्कोरिंग पेपर है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि ये स्कोरिंग पेपर है? ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा टीयर 1 का पार्ट। अब टीयर 2 में आते हैं। ठीक है, ये तो हमारा टीयर 1 हो गया। अच्छा, टीयर 1 में भी बहुत सारी चीजें हैं। खैर ये सब बाद में आप लोग देख लेना, ये सब चीजें बहुत काम की नहीं है। जो मैंने मोटा मोटी काम का था वो आपको बताया। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 1/3 जो है वो आपका नेगेटिव होगा, 1 मार्क्स आपको पॉजिटिव सही करने पर आपको मिलने वाला है। अब आप ध्यान से देखेंगे
टीयर टू में आते हैं हम लोग। टीयर टू में आपका क्या एग्जाम्स होने वाला है? टीयर टू का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, और ये आपके जो डिटेल सिलेबस है, ठीक है ना, उसके आधार पर, जो कि ऑलरेडी केवीएस के वैकेंसीज में दिया हुआ, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, ये आपके बेसिकली सब्जेक्ट वाइज होने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, ये ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन होंगे और हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में हमारे 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक में हमें 4 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर के 40 मार्क्स होगा, यानी कि 70 क्वेश्चन में हमें 100 नंबर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा इस टीयर टू में भी, इसमें भी एक खासियत है कि सही उत्तर होने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर होने पर 0.25 यहां पर भी काटा जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव तो खैर भैया लिखना है आपको, वहां पर कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तो बेसिक्स चीजें हैं जो आपको समझनी है। मैंने कहा अब ध्यान से यहां पर आएंगे, नीचे आएंगे आप, तो यहां बहुत अच्छे से चीजों को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से। किधर गया भाई? 1/10 वाला प्रोसीजर्स, टीयर वन एग्जामिनेशन शुड बी क्वालिफाइड। 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको कहा कि ये क्वालिफाइंग नेचर मैं इसको नहीं बोलूंगा, मैं इसको एग्जाम ही बोलूंगा। बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शंस की जो राह है ना, वो बनने वाली है। हम्म, किधर है भाई? किधर है, किधर है, किधर है? आ जाओ। नहीं मिलेगा तो मैं आपको खैर ऐसे ही बता दूंगा। मैं बट फिर भी अगर वो सामने आ जाए तो बहुत अच्छे से मैं उसको आपको डिटेलिंग करके बता पाऊंगा। शॉर्टलिस्ट ये तो दिख रहा है मैं टीयर टू में 1/2:3 रेशियोज वैकेंसीज के अकॉर्डिंग में आएगा आपको। और यहीं कहीं तो था यार, भुला गया क्या? हाँ, ये रहा। देखो, ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान से रखना। ये पॉइंट जो है ना, ये आपके लिए बहुत काम का पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है, मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखो क्या लिखता है। टीयर वन विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना, टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर टीयर टू। टीयर वन जो है आपका, जो रिजल्ट होगा ना, वो टीयर टू और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ध्यान समझिए, आपका जो रिजल्ट होगा, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो वो आपके टीयर टू को और इंटरव्यू को 85% टीयर टू का और इंटरव्यू को 15% का वेटेज दे करके आपका ये निकलने वाला है, रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन तो टीयर वन क्या है? तो टीयर वन सिंपल सी भाषा में स्क्रीनिंग टेस्ट इन्होंने बोला है। लेकिन मैं बोलता हूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये भी आपके लिए कंपटीशन से कम नहीं होगा। क्यों ऐसा? ध्यान समझिए, वही लिखा हुआ है यहां पर कि टीयर वन विल बी द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट को टीयर टू में। ठीक है, लेकिन द रेशियो ऑफ 1:10 द रिलेटिव टू द नोटिफाइड वैकेंसीज। मतलब ये कि अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूं, अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूं, मेरे पास कुल 139 वैकेंसी है, तो जो टीयर टू होगा, जो हमारा टीयर टू होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1390 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसका ये 10 गुना ही बच्चों को लेगा। सिर्फ 10 गुना। क्वालिफाइंग पेपर है तो कुछ परसेंटेज होगा, कोई परसेंटेज नहीं। टॉप के 10 गुना बच्चों को उठा लिया जाएगा, दैट्स इट। समझ रहे हैं आप? टॉप के 10 गुना बच्चों को। अब यहां पर आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगी, ये तो मैंने ओवरऑल बताया ना। अब आप जनरल कैटेगरी में है तो अलग, एसटी एससी में है तो अलग, तो हर एक की अपनी अपनी होगी कैटेगरीज। यानी कि सिंपल सी भाषा में, जो टीयर वन है वो स्क्रीनिंग नहीं है। टीयर वन में आपको जम के मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले इस 10 गुना, यानी कि टॉप 10 बच्चों में आपको अपने आप को दिखलाना होगा, लाना होगा। क्योंकि साफ साफ लिखता है जितने भी सीट्स हैं, कैंडिडेट ऑफ द स्कोरिंग मार्क्स, ठीक ना, इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट्स, द रेंज ऑफ 1:10 अंडर द ईच कैटेगरी विल बी ऑल्सो द शॉर्टलिस्ट। हर कैटेगरीज के अंतर्गत में साफ साफ लिखता है, हर कैटेगरीज के अंदर में 1/10 का रेशियो लेंगे। मतलब अगर किसी कैटेगरीज में मान लो सिर्फ 10 वैकेंसी है, तो 10 गुना बच्चे, यानी कि सिर्फ 100 बच्चों को ही टीयर टू में बैठने का मौका मिलेगा। तो फिर काहे का ये स्क्रीनिंग और काहे की क्वालिफाइंग?
ये भी तो कंपटीशन हुआ ना मेरे दोस्त, क्योंकि 1/10 बच्चों को मिलेगा, तो इसलिए टीयर वन को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। कोई भी टीचर खड़ा होकर बोले कि सर ये तो क्वालिफाइंग या पेपर 2 पे आप क्या बोलते हैं मेंस पर ध्यान दो, मैं खुल के बोलता हूँ मत दो ध्यान, सबसे पहले टीयर वन पर ध्यान दो। क्योंकि जब तक यही नहीं क्लियर करोगे तब तक टीयर 2 का पढ़ के अभी क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? टीयर वन ही क्लियर नहीं हुआ तो टीयर 2 का क्या करोगे? और टीयर वन भी क्लियर नहीं करना है, 10 में आना है, टॉप 10 में आना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टीयर 2 में बोलता है कि हाँ, एक बटा क्या बोलते हैं 1:5 का रेशियो लेंगे, 1:3 का रेशियो लेंगे हम इंटरव्यूज के लिए। बाद में देखना, टीयर 2 को बाद में देखना। मैं इसलिए इसके बारे में डिटेल भी नहीं दे रहा हूँ, चाहो तो आप यहाँ देख लो इंटरव्यूज के लिए किसको लेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा 1:3 को लेकर चलेगा। बट ये बाद में देखना, अभी आपके लिए नहीं है, ये बाद में आएगी। पहले जो सामने में जो हर्डल्स दिखता है ना, पहले उसको पार कीजिए, उसके बाद दूसरे हर्डल्स के सोचेंगे, उसके बाद तीसरे हर्डल्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना? आप में से कोई अभी ऐसा है जो इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहा है? अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, वैकेंसी आई फॉर्म भरा सर, इंटरव्यू के लिए हम अभी से लग गए हैं, कर रहे हो क्या? जब इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो टीयर 2 के लिए अभी क्यों पढ़ रहे हो? अभी पहले टीयर 1 के लिए पढ़ो। ठीक है ना? एकदम सिंपल सा लॉजिक है, समझिए बहुत अच्छे से, और अच्छे से प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। तो ये बेसिक्स चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, राइट? अच्छा, टीयर 1 में जो मैंने सिलेबस बताया, चाहे आप पीआरटी के लिए हो, चाहे टीजीटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, सभी में सेम सिलेबस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है डेट्स वगैरह, मैंने बता दिया, फॉर्म की फी वगैरह भी एक बार बता दूं। काफी लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है, 52 पन्नों के आसपास में है, तो जाके जरूर देख लेना पूरी की पूरी। वैसे बच्चे जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो फॉर्म फी है 1500 रुपए है, और 500 रुपए प्रोसेसिंग फी है, मतलब कुल मिलाकर के जो हमारा लगने वाला है वो 2000 रुपए हमारा फॉर्म का फी लगने वाला है। 2000 रुपये हमारा फॉर्म का फी लगने वाला है। तो जिनको भी फिल करना है जाके अच्छे से फिल आउट कर लो, गलती वगैरह मत करना है कि बार बार गलती हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को गलती होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा फॉर्म को अच्छे से फिल किया करो। फॉर्म की डेट मैंने पहले ही बता दी आपको, 14 नवंबर से, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गई है। 4 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, जिनको भी भरना है जाके अपना भर लेंगे। अब बात करते हैं सर तैयारी कैसे करनी है। अब बात उठती है कि सर तैयारी कैसे करनी है, तो करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त। लक्ष्य एकेडमी ऐप पर जाओ, सिंपल सा लक्ष्य एकेडमी ऐप अगर डाउनलोड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया जाके कर लो। क्या खासियत होने वाली है पर मैं वो बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना? क्या खासियत होने वाली है एक बार वो बता दूं आप लोगों को। सबसे पहली चीज कि टीयर वन के लिए, टीयर वन के लिए एक हमारी अलग से बैच आने वाली है, जो आप पीआरटी के हो, चाहे आप टीजीटी के हो, चाहे आप पीजीटी के हो, इसके लिए एक सिंगल बैच आने वाली है, आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बच्चे जिनका टीयर वन बहुत अच्छा है, उनके लिए हम एक कंबाइंड बैच भी निकाल रहे हैं, जो कि कॉमर्स के लिए होगा और इकोनॉमिक के लिए होगा। ठीक है, जिसमें हमारा टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों कवर करेंगे एक बार में हम लोग। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपको किस में एनरोलमेंट लेना है, टीयर 1 में लेना है या टीयर 1 और टीयर 2 में लेना है। अगर कॉमर्स और इकोनॉमिक के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीआरटी टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि सभी में सेम है, तो उसके लिए स्पेशल बैच चल रही है। और हमारा टारगेट ही है कि हम आपको 1:10 वाले रेशियोज में लेकर के आए, क्योंकि जब तक ये नहीं तब तक ये नहीं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी टीयर 1 वाली बनती है, तो अच्छे से मेहनत करना है। अच्छा, टीयर 2 के लिए बहुत सारे बच्चों को चूंकि प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप ये जो हमारी थ्योरी बुक आती है ना, आप ये ले सकते हो, सबसे बेस्ट बुक है पीजीटी को लेकर के, अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। जिनको भी चाहिए डेफिनेटली जाकर के ये बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, 499 की ये बुक स्पेशली आती है, चाहो तो ये वाले बुक्स भी आप अपने घर पे मंगा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप सिंपल चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऑर्डर के बाद 5 से 6 दिनों में आपके घर पहुंच जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बुक अवेलेबल होती है, तो जिनको भी चाहिए होगा जाकर डेफिनेटली इसको ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकता है। ठीक है, तो पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ाई किया है जाके पढ़ाई कर लीजिए। केवीएस एनवीएस स्पेशल है ये बुक, और सबसे अच्छी खासियत यही है कि इसमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिलता है, और इसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलता है। इंग्लिश के साथ साथ ये हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल में बना हुआ है, तो जिनको भी चाहिए ये मस्त हो। तो टीयर 1 के लिए आप पढ़ाई तैयारी करो, टीयर 2 के लिए आप धीरे धीरे इसको स्टडी कर सकते हो।
तो ये आपके पास एक बेनिफिट है। टीयर 1 के लिए प्रॉपरली कोर्स से आप अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिसेस कीजिए, एमसीक्यूज वगैरह कीजिए, उसमें जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाएंगे उतना प्रैक्टिस करते चलिए। लेकिन टीयर 2 के लिए बेस्ट होगा कि आप फिलहाल बुक से स्टडी करें, बाद में जाकर के जब टीयर 1 आपका क्लियर होता है, अच्छे से एग्जाम्स गया, तो टीयर 2 में एनरोलमेंट लेकर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो कवर कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शंस के लिए आपके पास मजबूती आए और एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। जब आप एक एग्जाम क्लियर करते हैं दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे जग जाता है, तो वो चीज जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा बेसिक्स अपडेट, याद रखना है, भूलना नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा जाकर डेफिनेटली अपना फॉर्म भर लीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।